हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज भारतीय कृषि का वीडियो लेक्चर 2 लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। वीडियो लेक्चर 1 में हमने भारतीय कृषि के जो संक्षिप्त परिचय है उसका हमने अध्ययन किया। उसके अलावा भारतीय जो अपने कृषि है उसका हमने विभाजन किया, बंटवारा किया, जो प्रकार है, ठीक है, उसका हमने भारतीय कृषि का जो प्रकार है उसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक आय के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, और दूसरा आय के आधार पर उपयोग के आधार पर। ठीक है, ऋतुओं के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा था। एक रबी या खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। ठीक है, इस प्रकार हमने भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी की जो फसल है वो अपने बारिश के समय मानसून कालीन होती है, ये शरद और ये इन दोनों के बीच में बोई जाती है। ठीक है, उपयोग के आधार पर हमने भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा था। एक खाद्यान्न फसल, दूसरी वाणिज्यिक या नकदी फसल, वाणिज्यिक फसल कह सकते हैं, औद्योगिक फसल कह सकते हैं, ठीक है, मुद्रादायनी फसल कह सकते हैं, तीसरी बागानी फसल और चौथी उद्यान फसल। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको 4 भागों में बांटा था। ये ऋतुओं के, मौसम के हिसाब से, और ये इस्तेमाल करने के या उपयोग के आधार पर खाद्यान्न फसलें जिनको हम खाने के काम में लेने के लिए बोते हैं, उदर पूर्ति के लिए या जीवन निर्वाह कृषि भी इसको हम कहते हैं। नकदी फसल जिनका उत्पादन केवल औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, नकदी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बागानी फसलें जिनको बड़े बड़े बागों में या बड़े पैमाने पर इसको बोया जाता है, जिनमें पेय पदार्थ होते हैं, मसाले होते हैं ये। और ये उद्यान फसलें जिनको हम फल या सब्जी प्रकार की जो फसलें हैं उनमें कहा जाता है। उसके साथ ही हमने कुछ खाद्यान्न फसल है उसका विस्तृत अध्ययन कर लिया था, जैसे कि आज चावल, फिर गेहूँ, ठीक है, फिर मक्का और बाजरा। ठीक है, ये 4 हमारी जो खाद्यान्न फसल है इसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। इसके अंदर कितना तापमान चाहिए, कौन सी हमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार की जलवायु, कितनी वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ बोया जाता है, क्या इसका इस्तेमाल है, भारत में इसका कौन सा स्थान है उत्पादन की दृष्टि से। ये इस प्रकार हमने इसका विस्तृत अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं नकदी फसल की। ठीक है, कि जो नकदी फसलें हैं या जिनको वाणिज्यिक फसलें कहा जाता है या जिनको मुद्रादायनी फसलें कहा जाता है, इन फसलों का जो विस्तृत अध्ययन है आज हम करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। उम्मीद है आपको जो पहला लेक्चर था समझ में आ गया होगा, आपने उसके नोट्स बनाए होंगे। तो ये लेसन्स जो हैं साधारणतः बड़े क्वेश्चंस वाले नहीं हैं, छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं आप इनके बनाकर इनके नोट्स बनाना शुरू करो, उनको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो भारत की जो प्रमुख है भारत की प्रमुख नकदी या और क्या क्या कह सकते हैं इसको, मुद्रादायनी या वाणिज्यिक फसलें। ठीक है, भारत की प्रमुख नकदी, मुद्रादायनी या वाणिज्यिक फसलें हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब पहले हम केवल नकदी या मुद्रादायनी फसलों का जो रकबा है, उत्पादन क्षेत्र है, उसके बारे में बातें करते हैं। तो ये जो कुल कृषि उत्पादन का, ठीक है, अगर हम कुल कृषि उत्पादन की बात करते हैं तो जो 1/4 भाग है,
1/4 जो भाग है उसके ऊपर ये नकदी फसलें बोई जाती है। ठीक है, भारत के क्या कह रहे हैं, कुल कृषि उत्पादन में, कुल कृषि भूमि पर की बात करें तो उनमें 1/4 1/4 भूमि पर कौन सी फसलें बोई जाती है, नकदी फसलें बोई जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे, नकदी फसलों का एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, जैसे हमने अभी कल पढ़ा था, गन्ना, कपास, तिलहन भी नकदी फसल में आएगा, तंबाकू, जूट, ये सब काय में आएगा, नकदी फसलों में आता है। ठीक है, गन्ना, कपास, तिलहन, तंबाकू और जूट ये वो फसलें हैं जिनका उत्पादन केवल काय के लिए, या तो नकद प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, या मुद्रा, जिनसे मुद्रा प्राप्त होती है, वाणिज्यिक, या इनको और क्या कहते हैं, औद्योगिक फसलें। औद्योगिक जरूरतों के लिए, ये औद्योगिक इकाई में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं नकदी, वाणिज्यिक या औद्योगिक फसलें जिनका उत्पादन केवल औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे रबर हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, कपास हो गया, तिलहन हो गया, तंबाकू हो गया, ये सारी चीज़ें, और ये कुल कृषि भूमि के 1/4 हिस्से पर रकबे पर ये बोई जाती है। तो हम पहली बात कर लेते हैं काय की, गन्ना की। नंबर 1 गन्ना। गन्ना एक भारतीय मूल का पौधा है। ठीक है, याद रखना, नोट्स बनाने का सीधा तरीका, गन्ना किस मूल का पौधा है, ये भारतीय मूल का बांस वनस्पति का पौधा है। बैम्बू है ना, बांस, उस प्रजाति का पौधा है, और कौन से मूल का है, भारतीय मूल का है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात कौन सी में, नकदी फसलों में गन्ना प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, जो नकदी फसलें आती है उसमें पहला स्थान बोए जाने के उत्पादन के हिसाब से पहला स्थान किसका है, गन्ने का है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नकदी फसलों में प्रथम स्थान किसका है, गन्ने का है। और विश्व का 30% गन्ना उत्पादन या गन्ना भारत में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन गए छोटे छोटे। गन्ना किस वनस्पति का पौधा है, बांस वनस्पति है, कौन सी मूल का है, भारतीय मूल का है। नकदी फसलों में, भारत में नकदी फसलों में सबसे पहला स्थान किसका है, गन्ने का है। विश्व का 30% गन्ना उत्पादन भारत में किया जाता है। विश्व का कितना % उत्पादन भारत में किया जाता है, 30% किया जाता है। ठीक है, अब उत्पादन के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं, उत्पादन हेतु आवश्यक परिस्थिति, उत्पादन हेतु आवश्यक परिस्थितियों में क्या क्या चाहिएगा, एक तो तापमान चाहिएगा। ठीक है, तो 15 डिग्री से 40 डिग्री तो तापमान, क्योंकि कौन सी फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई। ठीक है, मानसून के समय इसको बोया जाता है। तो 15 से 40 डिग्री तो क्या हो गया, तापमान। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। और ये क्या होता है, एक वर्षीय पौधा होता है, एक वर्षीय फसल होती है, और पूरे वर्ष भर इसकी ये जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी हुई रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब स्टार्ट में, खासतौर पर स्टार्ट में जो प्रारंभिक समय होता है, उस समय जो
खेत है वो पूरा पानी में भरा हुआ रहना चाहिए, जैसा सेम चावल का होता है उसी प्रकार ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन की। ठीक है, मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो मिट्टी होनी चाहिए काली या कछारी, नमी युक्त, तापमान हो गया, वर्षा होगी, मिट्टी नमी युक्त, काली व कछारी मिट्टी। ठीक है, इसमें इसको बोया जाता है, उपयुक्त रहती है मिट्टी। ठीक है, उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, उत्पादन को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो उत्पादन की दृष्टि से और एक बोए जाने की दृष्टि से। तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना है वो उत्तरी भारत में बोया जाता है। उत्तरी भारत में सर्वाधिक गन्ना बोया जाता है। ठीक है, बोए जाने का जो क्षेत्रफल रकबा कौन सा है, उत्तरी भारत का। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से दक्षिणी भारत उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, अब सवाल यह है, सीधा सवाल है कि जब ज़्यादा उत्तर भारत में बोया जा रहा है तो दक्षिण भारत में पैदा कैसे होगा साहब ज़्यादा। इसको एक सीधे से मैं आपको एक ट्रिक से समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 बीघा गन्ना बोया जा रहा है। ठीक है, 100 बीघा गन्ना बोया जा रहा है। अब इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक उत्तरी भारत है और एक दक्षिणी भारत। तो 60 बीघा तो कहाँ बोया गया, उत्तरी भारत में, और 40 बीघा कहाँ बोया गया, दक्षिणी भारत में। ठीक है, तो ज़्यादा किस भारत में बोया, एरिया में बोया गया, उत्तरी भारत में। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 क्विंटल गन्ना पैदा हुआ और यहाँ 90 क्विंटल गन्ना पैदा हुआ। ठीक है, यहाँ पर 100 क्विंटल और यहाँ 90 क्विंटल। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ कि यहाँ पर क्या होता है और ऐसा क्यों, यहाँ की जो जलवायु है वो उपयुक्त है। दक्षिण भारत की जलवायु उपयुक्त है। कौन सी जलवायु है, नम जलवायु है। और नम जलवायु है तो वहाँ पर रस की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, रस की, नम जलवायु होगा तो रस की मात्रा ज़्यादा होगी, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। समझ में आ गया। यहाँ उत्तरी भारत है तो जलवायु कौन सी है, शुष्क है, तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है और उत्पादन की मात्रा कम होती है। क्षेत्रफल जरूर भले ही ज़्यादा है, बोया ज़्यादा क्षेत्र में जाता है, लेकिन उत्पादन कम में होता है। सीधा सा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप कहीं पर पानी ज़्यादा है तो 10 बीघा गेहूँ बोया है तो 100 बोरी पैदा होगी, 10 बोरी 1 बीघा के हिसाब से। और कहीं पर 20 बोरी बोया तो वहीं 100 बोरी पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण भारत अग्रणी है और अपना बोए जाने के क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर भारत अग्रणी है। तो सीधी सी बात है, कहाँ कहाँ ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये अपने सब दक्षिण भारत के राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको पैदा किया जाता है। एक उत्तर भारत या मध्य भारत का हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश है, वो एक उत्तरी भारत का एरिया है। अदरवाइज सारे के सारे अपने दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, इन सभी एरियाज में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, तो ये गन्ना खत्म हो गया, भारतीय मूल का है, उत्पादन में काय में नकदी फसलों में पहला स्थान है। विश्व का 30% भारत में पैदा किया जाता है। 15-40 डिग्री तापमान, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, नमयुक्त काली कछारी मिट्टी आवश्यक है। उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण भारत अग्रणी है। ठीक है, तो ये अपना एक कंप्लीट हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, उतार लिया होगा, जल्दी उतार लो।
चलो दूसरी फसल पढ़ते हैं, कपास। नंबर 2 कपास। ठीक है, कपास के बारे में आप सबको पता है, कपास जो है वो कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये बहुत शुरू से, यहाँ बहुत शुरू से क्या मतलब है, यहाँ बहुत शुरू से मतलब है कि जब ऋग्वेद के काल के दौरान भी जब बात करते हैं तो भारत में कपास उत्पादन और कपड़ा उत्पादन की बात की जाती है, या उस समय से भी कपड़ा उत्पादन को हम महत्वपूर्ण स्थानों के तौर पर माना जाता है। या पहले हम जब उसके बाद अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेज़ों ने भारत को कच्चे माल, खासतौर पर कपास के निर्यात के तौर पर और तैयार माल के आयातक के तौर पर तैयार कर लिया था। तो इस प्रकार भारत कपास के क्षेत्र में अग्रणी रहा है शुरू से ही। और ये पहले, आजकल वृहद उद्योग हो गए, ठीक है, जो सूती वस्त्र उद्योग की मिलें स्थापित हो गई। पहले ये कुटीर उद्योगों में बुनकरों के द्वारा जो कपड़ा काट कर, सूत काट कर उसके बाद में कपड़े का निर्माण किया बनाया जाता था। तो इस प्रकार भारत में आदिकाल से सूती वस्त्र उद्योग जो है वो फलता फूलता रहा है। और यही कारण था कि सूती वस्त्र उद्योग फलता फूलता रहा है तो कपास का योगदान अग्रणी रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसका कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर किसका उत्पादन किया जाता है, कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं काय की, वही उत्पादन के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं उसकी बात करते हैं। तो नंबर 1 तापमान, वर्षा और मिट्टी। समझ में आ गया। तो तापमान इसको कितना चाहिए, 20 से 35 डिग्री। ठीक है, वर्षा कितनी चाहिए, 80 से 150 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। मिट्टी कौन सी चाहिए, काली दोमट मिट्टी। ठीक है, काली दोमट मिट्टी। अब हमने ये 3 आलेख में इसका अध्ययन किया, अब इसके उत्पादन की बात करते हैं। ठीक है, उत्पादन की बात करते हैं तो 3 प्रकार के कपास का भारत में उत्पादन किया जाता है। नंबर 1 अमेरिकन कपास, नंबर 2 मध्यम रेशे वाली कपास, और नंबर 3 छोटे रेशे वाली जो कपास होती है वो। ठीक है, अमेरिकन कपास इसकी खासियत क्या होती है, जैसे छोटा मध्यम, तो ये क्या होगा, महीन व बड़ा रेशा होगा। ठीक है, मतलब ये बेस्ट क्वालिटी की कपास होगी। ठीक है, महीन, बिल्कुल बारीक और बड़ा, क्योंकि जितना रेशा बड़ा होगा उतना ही उसको कपड़ा बुनने में आसानी रहेगा, और जितना बारीक रहेगा रेशा उतना ही वो जो कपड़ा है अच्छा बुना जाएगा। ठीक है, तो ये कुल उत्पादन का कितना है, 50%। भारत के कुल उत्पादन का जो 50% उत्पादन है वो कौन सी कपास का होता है, अमेरिकन कपास का। ठीक है, ये मध्यम रेशे वाली, ये इससे तो रेशा थोड़ा छोटा होता है, मतलब ये मिडिल प्रकार की, ये मध्यम प्रकार की कपास होती है। और ये कुल उत्पादन का कितना होता है, 40%। बाकी शेष कितना बच गया, 10%। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कपास है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। अमेरिकन जो कि बढ़िया टॉप क्वालिटी कपास होती है, 50% बोई जाती है। मध्यम रेशे वाली 40% बोई जाती है। छोटे रेशे वाली जो है 10%। और ये लगभग सभी राज्यों में, लगभग
सभी राज्यों में थोड़ी मात्रा में बोई जाती है। ठीक है, और ये महीन रेशे वाली है, ये कहाँ? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यहाँ बोई जाती है। बाकी जो कपास बच गई ये सबसे पहला स्थान गुजरात। कपास उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है? अगर हम टोटल कपास उत्पादन की बात कर लें तो भारत में पहला स्थान है गुजरात का। उत्पादन में फर्स्ट स्थान गुजरात, सेकंड स्थान महाराष्ट्र और थर्ड इसका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार सर्वाधिक उत्पादित राज्य वाला कौन, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार भारत में 3 प्रकार की कपास पैदा की जाती है। अमेरिकन में इन रेशे वाली 50%, मध्यम रेशे वाली 40% और छोटे रेशे वाली 10%। ठीक है, तो इस प्रकार हम कपास का अध्ययन कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं तीसरा स्तर, उतार लो आप इसको फटाफट। तीसरा जो अपनी वाणिज्यिक फसल है या नकदी फसल है वो तिलहन फसलों में हम इसकी अध्ययन करेंगे। तिलहन फसलों में भी हम मूंगफली और सरसों 2 का अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन 2 का करते हैं। दो पढ़ लिया। नंबर तीसरा तिलहन फसलें। तिलहन फसलें वो फसलें होती हैं जिनसे क्या किया जाता है? तेल निकाला जाता है। तो विश्व की कितनी 10% तिलहन फसलें भारत में बोई जाती है। विश्व की कितनी परसेंट? 10% जो तिलहन फसलें वो कहाँ बोई जाती है? भारत में बोई जाती है। एग्जाम्पल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ठीक है, सूरजमुखी, अलसी, तिल, ये सारी कौन सी फसलें हैं? तिलहन फसलें हैं। तो विश्व के कुल 10% तिलहन फसलें भारत में बोई जाती है। एग्जाम्पल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, अलसी और तिल है। अब पहली बात करते हैं किसकी? नंबर 1 सब मूंगफली। ठीक है, मूंगफली कौन से मूल की फसल है? जैसा हमने गन्ना पढ़ा था भारतीय मूल की फसल है, तो मूंगफली कौन से मूल की फसल है? ये ब्राजील मूल की फसल है। ठीक है, कौन से मूल की फसल है? ये ब्राजील मूल की फसल है। विश्व का 30% उत्पादन मूंगफली का भारत में। ठीक है, विश्व का कितना परसेंट? 30% उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत में किया जाता है। ठीक है, और कुल तिलहन उत्पादन का, कुल तिलहन उत्पादन का 45% भाग मूंगफली का है। कुल तिलहन उत्पादन का जो 45% भाग है वो किसका है? मूंगफली का है। तो क्या मतलब हुआ? ब्राजील मूल की फसल है। विश्व के कुल उत्पादन का 30% उत्पादन काय का? मूंगफली का। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मूंगफली का। अगर कुल उत्पादन की बात करें विश्व में तो 30% उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। अब भारत की बात करते हैं। भारत के कुल तिलहन उत्पादन का 45% भाग काय से प्राप्त होता है?
मूंगफली से प्राप्त होता है। काय से प्राप्त होता है? मूंगफली से प्राप्त होता है। ठीक है, अब उत्पादन कहाँ का होता है? उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? राजस्थान पहला स्थान है। ठीक है, 41% मूंगफली कहाँ पैदा होती है भारत की? राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखना, भारत के कुल उत्पादन का 41% मूंगफली कहाँ पैदा होती है? राजस्थान में। उसके अलावा गुजरात, ठीक है, उसके अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, ठीक है, या हम और लिख लेते हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस प्रकार ये 41% सरसों का उत्पादन होता है। ठीक है, राजस्थान में भी इसका उत्पादन किया जाता है, सरसों का होता है। 41 राजस्थान हो गया, कुल उत्पादन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इस प्रकार मूंगफली ब्राजील मूल की फसल, विश्व का 30% उत्पादन, 45% तिलहन में योगदान, और उत्पादन किस कहाँ कहाँ होता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो मूंगफली खत्म। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं सरसों। नंबर 2 सरसों। ठीक है, सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है, और विश्व की 70% सरसों का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक है, विश्व की 70% सरसों का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। और भारत में भी जैसे अभी हमने बताया, राजस्थान में कितना होता है? 41%। ठीक है, पहला स्थान किसका है? राजस्थान का ही 41%। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, तो सरसों है, विश्व की 70% भारत में पैदा की जाती है, और भारत में भी राजस्थान पहला स्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। और जहाँ राजस्थान में पैदा की जा रही है तो इसकी जलवायु आप समझ सकते हैं, ये रबी की फसल होती है, और जलवायु के लिए इसका जो तापमान है वो 20 से लेकर 35 डिग्री तक तापमान इसकी आराम से सहन कर सकते हैं। और उसके अलावा ये हर प्रकार की मिट्टी में लगभग बोई जा सकती है। और बारिश है वो वही जितना गेहूं को आवश्यकता होती है, गेहूं से भी थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, 50 से 70-80 सेंटीमीटर तक इसकी बारिश में चल जाती है। खास तौर पर जैसे मावठ का दौर होता है तो 1-2 मावठ जब हो जाए पूरे शरद ऋतु में तो सरसों का आसानी से उत्पादन हो जाता है। तो इस प्रकार भारत में खाद्यान्न और मुद्रादायनी जो नकदी फसलें हैं उसका हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है या उसका उत्पादन पढ़ लिया है। अब अपना लास्ट टॉपिक है इसका, जिसका नाम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि है उसका क्या योगदान है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि रोजगार में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, भारत कृषि प्रधान देश है और लगभग 55-56% लोग इसमें कार्यरत हैं, तो सीधी सी बात है इसका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि आधी से ज़्यादा कार्य शक्ति और श्रम शक्ति इसमें कार्यरत है। ठीक है, तो टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते बहुत सारी श्रम शक्ति और कार्य शक्ति इसमें कार्यरत है। उसके अलावा भी जीडीपी में भी इसका कुछ योगदान है, तो यही कारण है। और जैसे हमने पढ़ा ऋग्वेद के समय से ये भारतीय जो कृषि है, ये खास तौर पर जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, ये ऋग्वेद के समय से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, जो कृषि है वो भारतीय जनमानस के जड़ों में है, और जब जड़ों में है तो उसका अर्थव्यवस्था में या उसका व्यापार में क्या योगदान है इसका हम अध्ययन करते हैं। तो नंबर 1 रोजगार का साधन।
रोजगार का साधन। नंबर 2, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, क्या कहते हैं इसको, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें सहायक। नंबर 3, विदेशी व्यापार में योगदान। नंबर 4, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। और नंबर 5, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार। ठीक है, ये 5 प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। रोजगार का साधन क्या है, 55% लगभग लोग क्या करते हैं, कृषि में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए लगभग 55% लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्या दे रही है, रोजगार दे रही है। वो अलग बात है कि प्रश्न या छिपी हुई बेरोजगारी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आज भारत की जनसंख्या का अधिकतम भाग कृषि या कृषि से जुड़े हुए कार्यों में लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसका रोजगार में बहुत बड़ा योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में एक समय था कि लगभग 56% योगदान, प्रथम तिमाही आई थी जब आज़ाद हुआ था तब 56% योगदान था। आज लगभग 15.5%, 15.35% जो योगदान है वो जीडीपी में कृषि का है। तो ये जो योगदान जो घटा है वो कहाँ गया, जो द्वितीय क्षेत्रक है प्लस जो तृतीय क्षेत्रक है उसमें चला गया। तो कृषि के समक्ष जो समस्याएं हैं, चुनौतियां, उसमें पढ़ेंगे तो क्या हुआ, जीडीपी में इनका योगदान बढ़ गया है, लेकिन रोजगार में इनका योगदान नहीं बढ़ा। ठीक है, क्योंकि लोगों को रोजगार, पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग आज 15-16% जो योगदान है वो भारतीय कृषि का है। विदेशी व्यापार में सहायक कितना, लगभग 2.07% जो विदेशी व्यापार है उसमें योगदान है। विदेशी व्यापार में योगदान है। और विदेशी व्यापार के हिसाब से बात करें तो 10वां बड़ा सेक्टर है, 10वां स्थान रखता है विदेशी व्यापार में। या हम निर्यात की बात करते हैं तो 10वां स्थान रखता है। अब क्या क्या, जैसे चाय हो गया, मसाले हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार की चीज़ें हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बदले हम अपनी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें वापस मंगाते हैं। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, अगर प्राथमिक क्षेत्रक नहीं होगा तो द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे रबर उद्योग हो गया, ठीक है, चीनी उद्योग हो गया, या कपड़ा उद्योग हो गया, या मसाला उद्योग हो गया। ठीक है, ये सारे जो उद्योग हैं किसके ऊपर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं। अगर कृषि नहीं तो ये उद्योगों की हम कल्पना नहीं कर सकते। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, औद्योगिक उत्पाद क्या हो गए, जैसे ट्रैक्टर हो गया जिसको हम मशीनरी कह सकते हैं, जैसे कीटनाशक, ठीक है, या जैसे दवाइयाँ। अगर कृषि क्षेत्र नहीं होगा तो इनको बाजार कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि अधिकतम लोग कृषि में जुड़े हुए हैं। तो ट्रैक्टर जो उद्योग है वो कृषि पर निर्भर है। कृषि नहीं होगी तो ये जो उद्योग या मशीनरी उद्योग काम नहीं करेगा। कीटनाशक किसके लिए बनाया जाता है, कृषि के लिए। कृषि नहीं करेंगे तो कीटनाशक उद्योग बर्बाद हो जाएगा। दवाइयाँ जो है, ठीक है, या जो रासायनिक जो खाद है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो उद्योग हैं वो किस पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए जो औद्योगिक उत्पाद है, जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनको बाजार प्रदान करने का काम करता है। तो इस प्रकार 5 ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान हैं। और अपना जो कृषि का जो लेसन है वो आज ख़त्म होता है। आज आप इसके सही ढंग से नोट्स बनाएं। फिर भी कोई क्वेरीज है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका हम और जो सवाल है या कुछ समस्याएं हैं उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय वेदा।